के हवाले से। ये 40 मार्क्स का टेस्ट था, ये कल टेस्ट कंडक्ट किया गया। कुछ के 30+ थे, कुछ के बिलो 30 थे, तो वो हमने उसके बाद जैसे जैसे जिसके जितने मार्क्स बनते थे हमने उनके हिसाब से उनको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए दोबारा। लेकिन अब हमारा इसको दोबारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि कानून शहादत ऑर्डर जो है ये कब बना। तो इसका बेसिकली आंसर ये था कि 28 अक्टूबर 1984 को कानून शहादत जो है लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 से ड्राइव्ड होकर कानून शहादत ऑर्डर बना। उसके बाद कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल कितने? कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल बेसिकली 166 हैं, लेकिन जो अप्लाई हो रहे हैं वो 165 हैं, क्योंकि 66 नंबर वाला आर्टिकल जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? ऑरल एविडेंस के अलावा एक केस में, एक मुकदमे में जो भी शहादत पेश की जाएगी ज़ुबानी शहादत के अलावा, वो हर चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आती है। इसमें फ़ोटोग्राफ भी हैं, वीडियोस भी हैं, कागजात भी हैं, लेटर्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इवन कि कोई चीज़ पत्थर पर भी लिखी है उसको अगर एज ए एविडेंस यूज़ किया गया तो वो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आएगा। उसके बाद है जी द आर्टिकल 7 डील्स विद। आर्टिकल 7 जो है ये किसको डील करता है? तो आर्टिकल 7 जो है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डील करता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यार ये मार्कर बड़ा तंग कर रहा है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि जो करैक्टर है उसका सिविल केसेस में क्या रोल है। तो जो करैक्टर होता है इन सिविल केसेस टोटली इररेलेवेंट। सिविल केसेस में करैक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा यानी 4 भाई है, उनमें से एक पागल है, नशई है, चोर है, डाकू है, कुछ भी है, यानी उसका करैक्टर ठीक नहीं है। इट डजंट मीन कि वो चारों की जो प्रॉपर्टी है वो 3 पर डिवाइड हो जाएगी। भाई चौथे को हिस्सा पूरा मिलेगा। वो पागल है तो अपनी ज़ात में ना, वो नशई है या चोर है अपनी ज़ात में ना, आप उसका हिस्सा नहीं खा सकते या उस पर उसका राइट ख़त्म नहीं हो जाएगा। यानी करैक्टर जो है वो सिविल केसेस में टोटली क्या है? इररेलेवेंट है। एन अकम्प्लिस विल बी कम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज एक्सेप्ट इन, यानी अकम्प्लिस जो है वो कम्पिटेंट विटनेस है तमाम मामलात में, चाहे तज़ीर हो, चोरी हो, थेफ्ट हो, रॉबरी हो, कुछ भी हो। लेकिन जब भी बात आएगी डिवाइन लॉ की, यानी वो कानून जो अल्लाह ने बनाए हैं, हद या किसास, इन मैटर में जो है वो क्या कहते हैं, अकम्प्लिस को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ जी। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 24 किसको डील करता है? आर्टिकल 24 बेसिकली प्ली ऑफ एलिबाई को डील करता है। प्ली ऑफ एलिबाई, इसका कंसेप्ट ये होता है कि प्ली ऑफ एलिबाई का कि एक बंदे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने लाहौर में कुछ जुर्म किया है। वो बंदा प्ली लेता है कि मैं लाहौर में मौजूद ही नहीं था, मैं उस वक़्त मौजूद कराची में था। जो प्ली ऑफ एलिबाई लेगा बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होगा कि वो साबित करे कि वो कराची में इस वक्त था जिस वक्त ये जुर्म होगा। हाँ जी, ये हमेशा अक्यूज्ड प्ली लेता है। जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने ये काम किया है, तो वो कहता है जहाँ पे ये काम हुआ है, जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, मैं उस वक़्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, उस एरिए में, उस जगह पे। ठीक है, तो वो फिर अब जहाँ अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं था तो वो कहाँ था? जहाँ वो था वहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस शो करे। उसके बाद है जी हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। वो बंदा जो एक केस में पार्टी नहीं है लेकिन उसको एक केस के डॉक्यूमेंट लाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसको कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो इसको आर्टिकल 13 डील करता है। ये हम बेसिकली अपना पेपर सारा तैयार कर रहे हैं दोबारा। करैक्टर ऑफ पर्सन इज रेलिवेंट। एक बंदे का करैक्टर रेलिवेंट है,
किस मैटर में? क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में करैक्टर टोटली रेलिवेंट है। उसके बाद है जी हमारा वो क्या कहते हैं, कन्फेशन ऑन ओथ हैव इन लॉ। जो आप अतराफ़ करते हैं, ऑन ओथ अतराफ़ करते हैं, उसकी कानून में क्या वैल्यू है? नो सैनिटरी, उसकी लॉ में कोई वैल्यू नहीं है। डाइंग डेक्लेरेशन किस नेचर की स्टेटमेंट है? तो डाइंग डेक्लेरेशन जो है एडमिसिबल स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कन्फेशन इज मेड बाय। जो कन्फेशन है, जो अतराफ़ है, इकबाल जुर्म है, वो हमेशा कौन करता है? वो अक्यूज्ड करता है, जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है या मुल्ज़म करता है। कन्फेशन हमेशा मुल्ज़म करता है। आर्टिकल 87 इज डील विद। आर्टिकल 87 किस चीज़ को डील करता है? आर्टिकल 87 किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, या अटेस्टेड कॉपी को डील करता है। ऑब्टेनिंग अटेस्टेड कॉपी। इस टेस्ट को दोबारा पढ़ने का मकसद पता क्या है? आपके वो आधा आधा पेपर दोबारा क्लियर हो रहा है, आधे आधे सारे कंसेप्ट। आर्टिकल 71 ऑरल एविडेंस किस नेचर के होते हैं? ऑरल एविडेंस में सबसे पहली लाइन में एक वो स्टेटमेंट बोलता है, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि जो ज़बानी शहादत होगी, ज़बानी शहादत नहीं, ज़बानी शहादत मस्ट बी डायरेक्ट। इसका मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ज़बानी शहादत डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप ज़बानी शहादत देने आए हैं एक केस में, तो आपने वो वाक़या खुद सुना हो, खुद देखा हो, खुद महसूस किया हो। एक चीज़ के मुताल्लिक़ आपसे कोई राय ली जा रही है, तो वो राय आपकी अपनी हो, यानी उस मैटर के मुताल्लिक़ आपका डायरेक्ट करेक्शन बनता हो। ये नहीं है कि यूनुस साहब कहें कि मैंने रॉबन से ये बात सुनी थी। नहीं, आपने देखा है, ठीक है, आपने सुना है, ठीक है, आपने महसूस किया है, ठीक है, यानी उस मैटर के मुताल्लिक़, उस मैटर के साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट होना चाहिए। ये ऑरल एविडेंस के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बातें कर रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट सुन रहे हैं ना, ये अब जो हमारी क्लास में नहीं है, आप उसको बताएंगे, और वो बंदा बात क्या करेगा कि यूनुस साहब क्लास में बैठे हुए थे, उन्होंने सुना है, मैंने उनसे, यानी वो थर्ड पर्सन पे बात। ये हमारी फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं, ये डायरेक्ट है। अकॉर्डिंग उसके बाद है जी, बर्थ ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ, यानी ड्यूरिंग शादी एक बच्चे का पैदा होना उसको जायज़ साबित करता है। क्या साबित करता है? उसकी लेजिटिमेसी। जो शादी के दौरान बच्चा पैदा होता है वो लेजिटिमेट ही है, जायज़ ही है, इलेजिटिमेट थोड़ा ही है। उसके बाद है जी आर्टिकल 132 डील्स विद, आर्टिकल 132 QSO का डील करता है, किस चीज़ को डील करता है? एग्जामिनेशन इन चीफ को। ये जो कंसेप्ट है ना छोटे छोटे, ये अब आपको भूलने नहीं चाहिए। उसके बाद है जी, द प्रोसेस ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड। जो दूसरी पार्टी एविडेंस कंडक्ट करते वक्त आपसे क्वेश्चनिंग करती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीरा को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। जो एडवर्स पार्टी पूछती है, दूसरी पार्टी हमसे सवालों जवाब करती है, वो बेसिकली क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन है। उसके बाद है जी हमारे पास
indecent and scandalous question during cross examination are barred by article। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बेहुदा सवालात जो किसी फसाद की जड़ बने, गैर अखलाकी सवालात, उनसे पूछने से कौन सा आर्टिकल मना करता है? तो वो आर्टिकल है जी 146। कन्फेशन बिफोर द पुलिस इज कॉल्ड, जो बंदा पुलिस के सामने इतराफ़ करता है उसको हम क्या कहते हैं? कन्फेशन की दो कैटेगरी हैं बेसिकली, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो आप अपने जज के सामने करते हैं, जिस जज के सामने आपका केस लगा होता है, वो है जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो है जो चाहे आप पुलिस के किसी भी ऑफिसर के सामने करें, वो सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो जो पुलिस के सामने की जाने वाली कन्फेशन है वो क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये मेरी खुद अपनी राय थी, आप लोगों को डी ट्रैक करने। अच्छा, उसके बाद है जी द आर्टिकल 117 इज डील विद। आर्टिकल 17 जो है 117 वो किससे डील करता है, किस मैटर को? तो आर्टिकल 17 डील करता है जी बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ को डील करता। उसके बाद है जी वेर एप्लीकेशन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिडिक्शन, ही शैल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन दैट कोर्ट। जिस कोर्ट ने ये 12(2) की एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, ये सारी स्टेटमेंट उस सीपीसी का सेक्शन 12 उसके सब सेक्शन 2 की बात कर रहा है। अब सीपीसी शुरू होगी तो उसमें वो ये बताता है कि जो भी डिग्री आप उसको चेक करना चाहें कि ये फ्रॉड है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, या उसकी वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं, उसके लिए आप ना अपील करेंगे, ना रिवीजन करेंगे, ना रिव्यू में जाएंगे, ना सेपरेट सूट करेंगे। उसी केस में आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे, दरख्वास्त देंगे, जिसको हम बोलते हैं 12(2) की एप्लीकेशन, 12(2). उसके बाद है जी प्लीडिंग शैल कंटेन या प्लीडिंग मीन। प्लीडिंग का मतलब क्या है? जब भी जिक्र प्लीडिंग का इकट्ठा आएगा, ऑर्डर 6 हमें बताता है, ऑर्डर 6 प्लीडिंग की जब भी बात आएगी, प्लेंट रिटन स्टेटमेंट, यानी दावा और जवाब दावा दोनों प्लीडिंग, जब तक जवाब दावा और दावे का दोनों का इकट्ठा जिक्र नहीं होगा, प्लीडिंग का वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट हमेशा डिफेंडेंट की तरफ से आती है, लेकिन अभी हम जिक्र कर रहे हैं प्लीडिंग का। प्लीडिंग का क्या मतलब है? प्लीडिंग का मतलब ये होता है दावा और जवाब दावा दोनों। सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी किसको डील करती है? तो ये फर्स्ट अपील को डील करती है। हर डिग्री के खिलाफ जो अपील है वो हो सकती है, और इसका सेक्शन 96 है, और ये 30 दिन के अंदर होगी। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टी टू द सूट विल बी डील्ड बाय द, यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अब जो एग्जीक्यूशन के दरमियान जितने भी क्वेश्चन डील होंगे वो उनको जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डील करेगी ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47। उसके बाद है द रिविजनल पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड। रिविजनल पावर को कौन कौन सी अदालत, यानी 115 सेक्शन 115 रिवीजन की पावर को कौन कौन सी अदालत इस्तेमाल कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है और एपलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट भी। टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिवीजन पिटीशन। रिवीजन पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में फाइल करने की कितना टाइम है या कितनी मुद्दत है? 90 दिन का। रिवीजन फाइल करने का कितना टाइम होता है? 90 दिन, 90 डेज। ये उधर जाता है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए तो 60 में।
उसके बाद है जी अंडर ऑर्डर 1 रूल 2 वेयर द कोर्ट हैज पावर टू। ऑर्डर 1 रूल 2 के तहत अदालत के पास कौन सा अख्तियार है? अदालत के पास सेपरेट ट्रायल का अख्तियार है। ऑर्डर 9 में कितने रूल्स हैं? ऑर्डर 9 के 14 रूल हैं। एज पर ऑर्डर 6 रूल 14, ऑर्डर 6 एक मिनट, रूल 14 ऑर्डर 6 रूल 14 के मुताबिक क्या होता है? ऑर्डर 6 और रूल 14 हमें बताता है, 14 हमें बताता है कि जो प्लीडिंग है वो जो प्लेंट है वो प्लेंटिफ और उसके वकील की या प्लीडर की साइन शुदा होनी चाहिए। नहीं, प्लीडिंग की बात हो रही जी। 27 क्वेश्चन 27 क्या था? अंडर ऑर्डर 1 और रूल 2 के तहत अदालत के पास कौन सा अख्तियार है? तो अदालत के पास सेपरेट ट्रायल का अख्तियार है कि वो अदालत को अगर एक दो प्लेंटिव केस को लंबा कर रहे हो तो अदालत के पास अख्तियार है कि उन प्लेंटिव के हद तक केस को सेपरेट कर दो। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया? 30 आ गया जी। एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी पास्ड इन द फेवर ऑफ। यक तरफा ऑर्डर किसके हक में पास होता है? यक तरफा ऑर्डर हमेशा जो है मुद्दई या प्लेंटिफ के हक में पास होता है। ठीक है। ऑर्डर 43 कंटेन्स द रूल। ऑर्डर 43 के मुताबिक उसके कितने रूल होते हैं? ऑर्डर 43, एक मिनट, 43 के 4 रूल हैं। 31 का क्या है? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ये कोई और पढ़ रहा था, चलें ठीक है। ऑर्डर 41 रूल 27 ऑफ सीपीसी एम्पावर्ड एपलेट कोर्ट। ऑर्डर 41 रूल 27 वो क्या पावर देता है एपलेट कोर्ट को? विद रिकॉर्डिंग और सबमिशन ऑफ एडिशनल एविडेंस। ऑर्डर 41 रूल 27 के तहत एपलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो एडिशनल एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकती है। उसके बाद है जी विच रूल डील विद एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड ऑन ओथ और सोल अफर्मेशन। कौन सा ऑर्डर है और उसका कौन सा रूल है जो कि एक प्लीडिंग की वेरिफिकेशन के लिए उसकी तस्दीक चाहता है? तो वो ऑर्डर 6 है, रूल उसका 15 है। वेरिफिकेशन का जो रूल है प्लीडिंग का, उसको जो डायरेक्ट लॉ डील करता है वेरिफिकेशन के लिए। ऑर्डर 6 रूल 15। ऑर्डर 39 रूल 6 डील। ऑर्डर 39 रूल 6 डील किसको करता है? इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को। लोकल कमीशन हैज नॉट पावर टू कंडक्ट। लोकल कमीशन के पास कौन सा अख्तियार नहीं है? लोकल कमीशन जो बंदा होता है या जो लोकल कमीशन की अथॉरिटी रखता है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ऑर्डर 1 रूल 10 इज डील विद एड पार्टीज, सब्सट्रैक्ट पार्टीज या बोथ। ऑर्डर 1 रूल 10 यानी 110 में एक जज के पास अख्तियार है कि वो पार्टी को ऐड भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। ऑर्डर 7 रूल 11 डील विद रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इसको हम 7-11 की बहस कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर 9 रूल 14 डील विद सेट असाइड। इसको ये ऑर्डर 9 रूल 14 डील करता है कि जब एक डिग्री को सेट असाइड करना हो
तो एक्स दूसरी पार्टी को नोटिस देने ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी कि ये रूल 13 लिखना था। रूल ऑर्डर 9 रूल 13 के मुताबिक एक्स पार्टी को, इसका फर्स्ट ठीक है, सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 4 ऑफ सीपीसी के मुताबिक इसका जो जर्नल आंसर था वो बोथ बनता था। इस वजह से ये मैंने आपको ग्रेस मार्क्स दिए थे। तो लोकल लॉ कैन अप्लाई, स्पेशल लॉ कैन अप्लाई, सीपीसी नॉट लिमिटाइज ऑन लोकल लॉ, ये तीनों ही ठीक थे बेसिकली। ये जी था हमारा फर्स्ट MCQs मॉक टेस्ट, जिसको हमने पहले तो वैसे कंडक्ट किया, उसके बाद अब हमने इसको सारे को पढ़कर तैयार किया है, ताकि इसके मुताल्लिक जो भी आपका कंसेप्ट था, जो भी आपकी कोई मिस्टेक थी, वो कंप्लीट हो गई है। ओके जी, अब इंशाअल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट टेस्ट का होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टेस्ट होगा। ठीक है, ओके, इसको ओके कर दो।